हेलो एवरीवन। तो आज हम अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का कंपैरेटिव एनालिसिस करने वाले हैं। इस वाले एनालिसिस को मैं 4 से 5 पार्ट में ब्रेक करूंगा। फर्स्टली जो ये अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, उनकी एसेट क्वालिटी पे क्या स्टेटस है। क्या इनकी एसेट क्वालिटी क्यों बेसिस पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर है या फिर स्टेबल है। बिकॉज हम लोग जब किसी बैंक या एनबीएफसी को यहाँ पे एनालिसिस करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि उसकी एसेट क्वालिटी या तो क्यों बेसिस पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर होनी चाहिए या फिर एटलीस्ट स्टेबल फेज के अंदर होनी चाहिए। यदि ऐसा है तभी वो एनबीएफसी या बैंक यहाँ पे अच्छे से फ्रेश लोन को डिसबर्स कर पाती है। अदरवाइज उसकी लोन बुक की ग्रोथ यहाँ पे थोड़ी ढीली पड़ जाती है। तो ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, ये 100% सिक्योर अपना लेंडिंग करती है। बिकॉज इनके जो कस्टमर होते हैं लाइक टियर 3 टियर 4 सिटीज के इनके कस्टमर होते हैं। लगभग 10 11 12 लाख रुपीस का एवरेज टिकट साइज का लोन होता है। 100% सिक्योर्ड होता है। या तो कस्टमर कोई नया फ्लैट खरीदा है तो हाउसिंग लोन लेता है, या फिर अपना जो कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट में कोई लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेता है। तो एज सच इनकी जो एसेट क्वालिटी है वो यू कैन से लॉन्गर होराइजन के अंदर अच्छी रहती है। मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ तो रिटेल सेगमेंट के अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज काम करती है उनके बारे में। ऑल्दो जो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस वाली जो फाइनेंस कंपनीज है उनकी बात यहाँ पे मैं नहीं कर रहा। तो जो रिटेल अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो होती है उनकी मेजरली एसेट क्वालिटी स्टेबल दिखाई पड़ती है लॉन्गर होराइजन के अंदर। बट हाँ, यदि कोई किसी ईयर के अंदर इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है, उस वाले केस के अंदर में भी 1 2 3 क्वार्टर के लिए उसकी एसेट क्वालिटी थोड़ी खराब हो सकती है। बट ठीक है, हमारा यू कैन से फर्ज बनता है इन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की एसेट क्वालिटी को अच्छे से ट्रैक करने का। देन इस वाले डिस्कशन के अंदर इन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की मैनेजमेंट ने एफआई 26 के अंदर अपनी लोन बुक को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस दिया था एंड एक्चुअल में किस तरह से डिलीवरी करी है। जो गाइडेंस दिया था क्या उसको अंडर अचीव किया है या फिर उसको ओवर अचीव किया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन इन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को रिटर्न रेशियोज हैं, भले ही बात करो रिटर्न ऑन इक्विटी की या फिर बात करो रिटर्न ऑन एसेट्स की, वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन इन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की मैनेजमेंट ने एफआई 26 के अंदर जो Q4 एफआई 26 का रिजल्ट आया है उसकी जो कॉन्कॉल हुई है उसके अंदर लाइक अपना किस तरह का गाइडेंस दिया है एफआई 27 के अंदर ग्रोथ करने का। इधर वो लोन बुक को ग्रोथ करने का हो सकता है या फिर अपने एसेट क्वालिटी किस डायरेक्शन में रहेगी, क्रेडिट कॉस्ट क्या रहेगी, उसका जो गाइडेंस दिया है उस गाइडेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। देन लास्टली इन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का जो यू कैन से कंपनीज का जो वैल्यूएशन चल रहा है, जो प्राइस टू बुक रेशियो चल रहा है, उसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे ताकि हम लोग लास्टली ये जान सकें कि इस अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की रेस के अंदर यहाँ पे कौन सा प्लेयर इस रेस को जीतता हुआ नजर आ रहा है या फिर टॉप 2 प्लेयर यहाँ पे कौन से दिखाई पड़ते हैं। तो जिन कंपनीज को आज मैं लाइक कंपैरेटिव एनालिसिस करने वाला हूँ उन कंपनीज के नाम है लाइक इंडिया शेल्टर फाइनेंस, होम फर्स्ट फाइनेंस, एप्टस वैली हाउसिंग फाइनेंस एंड देन आधार हाउसिंग फाइनेंस। इसके अंदर मैंने आवास फाइनेंसर्स को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज लास्ट के 1 1.5 साल से आवास फाइनेंसर की जो लोन बुक है वो यहाँ पे लगभग 15-16% के आसपास में ग्रोथ करी है। ऑल्दो Q4 की कॉन्कॉल के अंदर मैनेजमेंट ने अपनी लोन बुक को अराउंड 20% से ग्रोथ करने का गाइडेंस दिया है एफआई 27 के अंदर। बट एक बार देखते हैं एक्चुअल में, एक बार डिलीवरी होने दो Q1 एफआई 27 और Q2 एफआई 27 के अंदर, एक बार फिर उसको अच्छे से यहाँ पे डिस्कशन करने का यू कैन से कंसिडर करना स्टार्ट करेंगे। तो एक बार जो 4 कंपनीज को हमने शॉर्टलिस्ट किया है हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 20% या फिर उससे ज्यादा रेट से लोन बुक ग्रोथ करने वाले क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, उन इन चारों अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का मैंने एक डिटेल में एनालिसिस करके एक प्रेजेंटेशन बनाया है। तो मैं यहाँ पे आपको एक गूगल स्लाइड प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि एक बार डिटेल में सारे पार्ट को अच्छे से डिस्कस कर सकें। बिकॉज जो मैंने आपको सेगमेंट बताए हैं उन सारे सेगमेंट को मैंने डिटेल में उस प्रेजेंटेशन के अंदर कवर किया है। बाई वन सारे पार्ट्स को लेंगे तो आई थिंक आपको प्रेजेंटेशन यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई होगी। फर्स्टली हम लोग एसेट क्वालिटी से ही डिस्कशन करना स्टार्ट कर लेते हैं बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। तो इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे क्यू क्यू बेसिस पे लाइक Q3 से Q4 के अंदर इनके ग्रोस एनपी किस तरह से मूव है उसको डिस्कस किया है। एंड देन इनके जो 30+ डीपीडी के नंबर है वो यहाँ पे किस तरह से मूव किया उसको डिस्कस किया है। एंड देन इनका क्रेडिट कॉस्ट क्या रहा है Q4 के अंदर उसको डिस्कस किया है। तो फर्स्टली बात करते हैं इंडिया शेल्टर फाइनेंस के बारे में। तो इनका ग्रोस एनपी क्यू बेसिस पे इंप्रूव हुआ है। 1.5% था Q3 के अंदर, अभी इंप्रूव होके 1.25% हो गया है। तो मतलब क्यों के बेसिस पे एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है। बात करें 30+ डीपीडी नंबर के बारे में, वो 5% से 4% पे आ गया है, जो ये दर्शाता है कि अपकमिंग क्वार्टर के अंदर इनकी एसेट क्वालिटी किस डायरेक्शन में रहेगी। तो यहाँ पे साफ-साफ दिखाई पड़ रहा है कि नेक्स्ट क्वार्टर्स के अंदर भी इनकी एसेट क्वालिटी यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर ही रहेगी। एंड इनका जो क्रेडिट कॉस्ट रहा है Q4 के अंदर वो 30 बेसिस पॉइंट्स का रहा है। बात करें होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी के बारे में, तो इसका ग्रोस एनपी भी क्यू बेसिस में इंप्रूव हुआ है, 2% से इंप्रूव होकर 1.8% पे आ गया है। 30+ डीपीडी का नंबर भी 50 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुआ है। एंड इसकी Q4 में जो क्रेडिट कॉस्ट रही है लगभग 40 बीपीएस के आसपास रही है, 40 बेसिस पॉइंट के आसपास में रही है। बात करें एप्टस वैली हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, तो इसका भी ग्रोस एनपी क्यू बेसिस पे लगभग 4 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुआ है। एंड जो इनका 30+ डीपीडी का नंबर है वो भी इंप्रूव हुआ है क्यू बेसिस पे।
एंड जो इनका क्रेडिट कॉस्ट रहा है Q4 के अंदर लगभग 50 बेसिस पॉइंट के आसपास में रहा है। बात करें आधार हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, तो इसकी एसेट क्वालिटी भी क्यू ऑन क्यू बेसिस में इंप्रूव हुई है। ग्रॉस एनपीए 1.4% से इंप्रूव होके 1.08% पे आ गए हैं। एंड जो इनका 30 प्लस डीपीडी और जो क्रेडिट कॉस्ट का परसेंटेज का जो नंबर है, बेसिस पॉइंट का नंबर है, वो यहाँ पे मेरे को दिखाई नहीं पड़ा है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और लाइक कॉन कॉल की ट्रांसक्रिप्ट के अंदर, तो उसको ऐसे मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर पाया हूँ। बट हाँ, ओवरऑल इन चारों हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की एसेट क्वालिटी को देखते हुए पता लग रहा है कि इन चारों हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की एसेट क्वालिटी यहाँ पे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इंप्रूव हुई है। 30 प्लस डीपीडी के नंबर भी इंप्रूव हुए हैं एंड जो इनका क्रेडिट कॉस्ट का जो गाइडेंस था एफआई 26 का, उसको यहाँ पे फुलफिल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा इन चारों कंपनीज का एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से कोई दिक्कत यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ, होम फर्स्ट फाइनेंस का क्वार्टर 2 के अंदर एसेट क्वालिटी थोड़ा खराब हो गया था, क्वार्टर 3 में वापस इंप्रूवमेंट फेज के अंदर आ गया था। एंड देन इंडिया स्टेट ऑफ फाइनेंस का क्वार्टर 3 के अंदर एसेट क्वालिटी खराब हो गया था। तो एक मैनेजमेंट का स्ट्रेटेजिक डिसीजन था कि जो लोग ईएमआई टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं, उनको एक बार पुश नहीं करते हैं, लेट देम टू अपने एनपीए के पार्ट में आने दो, एनपीए के बकेट में आने दो। उसके बाद सरफेस एक्ट लगा के वहां पे हम लोग हमारा अमाउंट का से रिकवरी करेंगे। बट अगेन क्वार्टर 4 के अंदर इंडिया स्टेट ऑफ फाइनेंस की एसेट क्वालिटी भी यहाँ पे वापस इंप्रूवमेंट फेज के अंदर आ गई है। तो मतलब एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से इन चार हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में से किसी में भी ऐसे कोई दिक्कत दिखाई नहीं पड़ रही है। अब बात करते हैं इनके लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, जो इनका मैनेजमेंट का गाइडेंस था एफए 26 के लिए वर्सेस एक्चुअल में किस तरह से डिलीवरी हुई है, उसको डिस्कस करते हैं। तो बात कर लेते हैं इंडिया सेल्टर फाइनेंस के बारे में। इसकी लोन बुक को ग्रोथ करने का गाइडेंस था मैनेजमेंट का लगभग 30 से 35% का, एक्चुअल में डिलीवरी 29% से हुई है। तो ऑल्दो जो इनकी लोअर रेंज है उसके आसपास यू कैन से लगभग 1% से मिस किया है, बट यू कैन से लगभग लोअर रेंज के आसपास में ही इनकी लोन बुक ग्रो यहाँ पे डिलीवर हुई है। बात करें होम फर्स्ट फाइनेंस वाले केस के बारे में, तो इस कंपनी के मैनेजमेंट का गाइडेंस यू कैन से लास्ट ईयर था, जब कॉनकॉल हुई थी क्वार्टर 4 एफआई 25 के रिजल्ट के बाद में, कि हम लोग हमारे लोन बुक को 25 से 30% से ग्रोथ करेंगे। एक्चुअल डिलीवरी की हुई है 25% के आसपास में हुई है। बात करें एप्टस वेला हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के बारे में, तो इसकी मैनेजमेंट का गाइडेंस लगभग 22 से 24% के आसपास में था, एक्चुअल डिलीवरी 21% से हुई है। आधार हाउसिंग फाइनेंस के बारे में मैनेजमेंट का गाइडेंस था 20 से 21% से, एक्चुअल डिलीवरी 20% के आसपास में हुई है। तो मतलब इनका जो गाइडेंस था इन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की मैनेजमेंट का एफआई 26 के अंदर अपनी लोन बुक को ग्रोथ करने का, उसके लगभग आसपास ही जो इनकी लोअर रेंज है उसके आसपास में इन सभी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की यू कैन से यहाँ पे लोन बुक ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। तो ऑल्दो एफआई 26 बहुत ही डिफिकल्ट ईयर था, आपको पता ही है, लाइक जो क्वार्टर 1 के अंदर जो ट्रम्प के टैरिफ थे, अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा था टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे। एंड आपको भी पता है लाइक हमारे टियर 3 टियर 4 सिटीज के अंदर लाइक काफी सारा जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसका यू कैन से एक्सपोर्ट होता है यूएसए के अंदर। तो काफी सारे हमारे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी यू कैन से बिजनेसेस थे, उन पे अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा था। तो काफी सारे एम्प्लॉइज यहाँ पे यू कैन से दिक्कत आई थी, लाइक यू कैन से उनकी आप कह सकते हो वहाँ पे काफी एम्प्लॉइज की यहाँ पे जॉब पे हिट हुआ था। तो लाइक ऐसे यहाँ पे दिक्कत दिखाई पड़ी थी, बट ठीक है, फिर भी इनका जो लोन बुक का ग्रोथ गाइडेंस था, उन लोगों ने कहीं ना कहीं लोअर रेंज तक फुलफिल करने की कोशिश करी है। अब बात कर लेते हैं रिटर्न रेशियोज के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे बात करें लाइक रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट दोनों की बात करेंगे। इंडिया सेल्टर फाइनेंस का रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पे लगभग 5.80% के आसपास में, एफआई 26 का रिटर्न ऑन इक्विटी 17% का अचीव कर लिया है। आज से लगभग 1-2 साल पहले लगभग 15% के आसपास में थे, अभी लोग इंप्रूव करके 17% के आसपास में आ गए हैं। बात करें होम फर्स्ट फाइनेंस के बारे में, तो इनका रिटर्न ऑन एसेट लगभग 3.90% के आसपास में है और रिटर्न ऑन इक्विटी इनका 14% डिलीवर हुआ है। ऑल्दो आपने देखा होगा कि एफआई 25 में इनका रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 16-17% के आसपास में था। अभी कम इसलिए हो गया है बिकॉज क्वार्टर 1 एफआई 26 के अंदर इन लोगों ने 1250 करोड़ रुपए रेज करे थे क्यूआईपी से। उसके कारण इनका इक्विटी बेस बढ़ गया था, तो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी घट के लगभग 13.5-14% के आसपास में आ गया था। ऑल्दो मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि नेक्स्ट 1-2 साल के अंदर हम लोग फिर से अराउंड 16% के आसपास का रिटर्न ऑन इक्विटी अचीव कर लेंगे। बात करें एप्टस विले हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, इनका रिटर्न ऑन एसेट लगभग 8% के आसपास में है, सबसे ज्यादा है। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी में यहाँ पे इनका सबसे ज्यादा है। इसके पीछे रीजन ये है, लाइक इनका जो लोन पे यील्ड होता है वो सबसे ज्यादा है, 17-18% के आसपास का लोन पे यील्ड ये लोग चार्ज करते हैं। ऑल्दो साउथ इंडिया बेस्ड एक यू कैन से अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, बट ऑल इंडिया भी स्प्रेड नहीं हुआ है, कोशिश करें दूसरे स्टेट के अंदर स्प्रेड करने का। ऑल्दो जो बाकी की तीनों हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, ये पैन इंडिया मल्टीपल स्टेट्स के अंदर यहाँ पे स्प्रेड है। एप्टस वाले केस के अंदर इनका लोन पे यील्ड थोड़ा ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज जो साउथ इंडिया कंपनी हम लोग जब भी डिस्कस करते हैं, लाइक चाहे 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस की बात कर लो, उनका भी लोन पे यील्ड ज्यादा होता है। तो वहाँ पे लाइक ये लोग अच्छा खासा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं अपने कस्टमर से। ऑल्दो अब लेट्स सी जब दूसरी कंपनीज इनके यहाँ पे कंपटीशन करने में जाएंगी नॉर्थ इंडिया वाली, तो देखते हैं इनका लोन पे यील्ड लाइक उनसे थोड़ा कम आता है कि नहीं आता है। बट अगेन लाइक लोन पे यील्ड ज्यादा है तो इनका स्प्रेड ज्यादा बना है, जब स्प्रेड ज्यादा बना है तो इनका रिटर्न ऑन एसेट भी ज्यादा बना है, और उसी कारण से इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे अच्छा खासा दिखाई पड़ रहा है। बट मेरा ऐसा मानना है जब ये कंपनी यहाँ पे लेट से नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड करेगी, तो मे बी इनका यू कैन से लोन पे यील्ड शायद घट सकता है ओवरऑल, बिकॉज
जो बाकी कंपनीज है उनका लोन पीरियड वही 13, 14, 15% के आसपास में है, तो इसका थोड़ा ज़्यादा लगता है 17-18% के आसपास में। बात करते हैं आधार हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, तो इसका रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पे लगभग 4.40% के आसपास में है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे लगभग 16% के आसपास में है। तो नंबर देख के मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे इंडिया सेल्टर जो फाइनेंस है और जो एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस है, उनका रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा है। बिकॉज़ इंडिया सेल्टर और एप्टस के अंदर क्या होता है, जो हाउसिंग लोन है वो टोटल लोन बुक का लगभग 55-60% के आसपास में है। बाकी का ये लोग लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देते हैं। एंड जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है, उसपे आप ये कह दो लाइक उसपे लोन पे यील्ड ज़्यादा बनता है। ऑल्दो एप्टस वाले केस के अंदर तो एक और थ्योरी है, लाइक साउथ इंडिया के अंदर लोग पहले से ही ज़्यादा चार्ज करते हैं और यदि लोग जैसे किसी एमएसएमई को यदि लैब देते हैं, किसी पर्सन को अपना खुद का बिज़नेस चलाने के लिए लोन प्रॉपर्टी देते हैं, तो उसपे यील्ड ज़्यादा चार्ज करते हैं। और यही कारण है लाइक इनका ओवरऑल जो यील्ड है वो थोड़ा ज़्यादा है, लाइक इंडिया सेल्टर का लगभग 15% के आसपास में है और आपका एप्टस का लगभग 17-18% के आसपास में है। इसी कारण से इनका रिटर्न ऑन एसेट भी यहाँ पे ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है एंड इनका रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पे ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। और जो होम फर्स्ट फाइनेंस और जो आधार हाउसिंग फाइनेंस है, उनका जो हाउसिंग फाइनेंस का जो लोन बुक है, जो होम लोन दिया है, वो लगभग टोटल लोन बुक का 80-85% कंट्रीब्यूट करता है और ये लोग मैक्सिमम जो सैलरीड पर्सन होते हैं, उनको लोन देते हैं। तो इनका लोन पीरियड थोड़ा कम होता है और जो इनका लोन लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है लगभग 15-20% के आसपास में टोटल लोन बुक का, इसलिए इनका लोन पीरियड कम है और उसी कारण से इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी यहाँ पे कम दिखाई पड़ रहा है। ऑल्दो होम फर्स्ट ने तो लाइक 16% अचीव कर लिया था क्यूआईपी से पहले, तो वो एक अच्छा फैक्टर है, आधार के बराबर यू कैन से अचीव कर लिया था। वापस ये लोग बैक ऑन द लाइक ट्रैक आ जाएंगे, मे बी 16% के आसपास आ सकते हैं एफआई 27 के अंदर। तो ये काइंड ऑफ मैंने डिस्कस करने की कोशिश करी है इन सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को रिटर्न रेशियोज के एंगल में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इन सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की जो लेटेस्ट कॉन कॉल हुई है क्वार्टर 4 एफए 26 की, उसके अंदर इन लोगों ने अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस दिया है। स्पेसिफिकली इनका यूएम ग्रोथ का गाइडेंस क्या है एंड साथ में एक क्रेडिट कॉस्ट पे के इनका गाइडेंस है। बात करते हैं इंडिया सेल्टर फाइनेंस के बारे में, तो इनका गाइडेंस है कि हम लोग हमारे लोन बुक को 25 से 30% से ग्रोथ करेंगे। ऑल्दो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है कि हम लोग नेक्स्ट अराउंड 4 साल के अंदर हमारी लोन बुक को लगभग 30,000 करोड़ रुपीस की अचीव करना चाहते हैं। करंटली इनकी लोन बुक लगभग 10 से 11,000 करोड़ रुपए के आसपास में है। तो मे बी लाइक एफआई 30 तक इन लोगों को यदि 30,000 करोड़ रुपीस की लोन बुक अचीव करनी है, तो इनको अपनी लोन बुक अराउंड अराउंड 27-28% से ग्रोथ करना पड़ेगा। बट अगेन मैनेजमेंट ने यहाँ पे लाइक एक कंजर्वेटिव गाइडेंस दिया है इसी रेंज के अंदर 25 से 30% का। बट मे बी मेरा ऐसा मानना है ये कंपनी यहाँ पे लगभग 27-28, 29% के आसपास से लोन बुक इजीली ग्रोथ कर सकती है नेक्स्ट अराउंड 3-4 साल के आसपास में। बात करें होम फर्स्ट फाइनेंस वाले केस के अंदर, तो इन लोगों ने अपनी गाइडेंस को थोड़ा घटा दिया है, 25% के आसपास में लेके आ गए हैं और जो क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस दिया है लगभग 30 से 40 बेसिस पॉइंट के आसपास का दिया है। ये कंपनी पहले आपको पता है 30-35% के आसपास अपने लोन को ग्रोथ करती थी आज से 2-3 साल पहले। अब धीरे-धीरे इनका बेस बड़ा हो रहा है, तो वैसे-वैसे इनका ग्रोथ थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, तो इनका मैनेजमेंट का गाइडेंस लगभग 22 से 24% से अपने लोन को ग्रोथ कराने का एफए 27 के अंदर एंड जो क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस है लगभग 50 बेसिस पॉइंट के आसपास में है। बात करें आधार हाउसिंग फाइनेंस केस के अंदर, तो यहाँ पे मैनेजमेंट का गाइडेंस है 20 से 21% से अपने लोन को ग्रोथ कराने का। तो जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है इन सारी चारों हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का, अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का, यहाँ पे ठीक-ठाक लग रहा है। लाइक लगभग सभी ही चारों ही लगभग 20% से ज्यादा रेट से अपना लोन बुक ग्रोथ कराने का देख रही है। एंड स्पेसिफिकली यदि सबसे हाईएस्ट रेट से लोन बुक ग्रोथ करने की बात करें, तो यहाँ पे इंडिया सेल्टर वाले केस के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं, बिकॉज़ इनका गाइडेंस भी ज्यादा है, एक्चुअल डिलीवरी भी यहाँ पे अच्छे से दिखाई पड़ती हुई नजर आती है। अब एक बार इन कंपनीज को एक बार वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो इनका जो करंटली पीबी रेशियो चल रहा है इन सारी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का एज ऑन डेट 13 जून को, वो लगभग 2.7 के आसपास का चल रहा है। लाइक कोइंसिडेंस है कि लाइक एज ऑन डेट लाइक इनका जो वैल्यूएशन है प्राइस बुक रेशियो लगभग सभी का 2.7 के आसपास में। मे बी किसी का 2.73 होगा, किसी का 2.71 होगा, किसी का 2.68 होगा। बट पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट के अंदर इनका जो प्राइस बुक रेशियो निकल के आता है लगभग 2.7 के आसपास निकल के आता है। मतलब एक कोइंसिडेंस है कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वाले डेट का इनका जो प्राइस टू बुक रेशियो इनका जो वैल्यूएशन है सारी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का लगभग 2.7 के आसपास में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, जो रीजनेबली ठीक लग रहा है मेरे को। ऐसे कोई ज्यादा एक्सपेंसिव यहाँ पे नजर नहीं आता है। तो ये काइंड ऑफ हमने डिस्कस करने की कोशिश करी जो ये अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, ये जो हमारे जो पैरामीटर्स थे एक कंपैरेटिव एनालिसिस करने के पर्सपेक्टिव से उन पे यहाँ पे खड़ी हुई नजर आती हैं। तो ओवरऑल यदि देखने की कोशिश करें, तो ये कह सकते हैं कि यार जो भी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती है ना, इन पे एसेट क्वालिटी ज्यादा खराब होने का रिस्क नजर नहीं आता। स्पेसिफिकली मैं उन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की बात कर रहा हूँ जहाँ पे रिटेल लोन दिए जा रहे हैं, जहाँ पे 100% बुक रिटेल लोन से बिलोंग करती है। मतलब वहाँ पे ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन फाइनेंस का बड़ा टिकट का लोन नहीं है। एंड जो ये चारों अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, इनका जो रिटेल लोन बुक है पूरा रिटेल लोन बुक है, 100% सिक्योर्ड बुक है। तो आपको ही पता है जो टियर 3 टियर 4 सिटीज के अंदर जो लोग लोन लेते हैं लगभग 10 लाख रुपए का, 12 लाख रुपए का, 13 लाख रुपए का, वो लोग बहुत मेहनत करके अपने लोन को वापस चुकाने की पूरी कोशिश करते हैं। बिकॉज़ जिन लोगों ने अपना कोई नया फ्लैट खरीदा, नया घर खरीदा है, उसका होम लोन लिया है,
तो वो जिस कम्युनिटी में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, उन पे प्रेशर रहता है। उनको लाइक इज्जत का सवाल है, रेपुटेशन का सवाल है। कि यदि मेरा घर यहाँ पे ऑक्शन कर लिया गया एनबीएफसी या बैंक के द्वारा या फिर अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के द्वारा, तो मेरी इज्जत चली जाएगी सोसाइटी के अंदर। तो वहाँ पे वो जो कस्टमर है, वो अच्छे से मेहनत करता है, कोशिश करता है अपनी सारी ईएमआईज़ को टाइम पे रीपेमेंट करने का। बिकॉज़ अरे यदि कोई इमरजेंसी केस हो गया, उसका जो फंड है वो चला गया, कोई मेडिकल इमरजेंसी में तो बात अलग है, वो एक काइंड ऑफ एक एज केस बन जाता है। बट अगेन मतलब टियर 3, टियर 4 सिटीज़ के अंदर वो एक कस्टमर इतनी मेहनत करता है या फिर उसने कोई लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले रखा है अपना, अपना खुद का घर गिरवी रख के, तो उस वाले केस के अंदर उसको पता है कि यदि मैं यहाँ पे पेमेंट नहीं करूँगा ईएमआईज़ के टाइम पे, तो मेरा घर यहाँ पे ऑक्शन हो जाएगा, मेरा घर बिक जाएगा, सरफेस से लग जाएगा। तो वो इंसान यहाँ पे बहुत अच्छे से मेहनत करता है। तो जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ होती हैं, जिनका रिटेल लोन बुक 100% एंड पूरा 100% बुक सिक्योर्ड है, वहाँ पे एसेट क्वालिटी का दिक्कत नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? हाँ, ठीक है, कोई एक साल इकोनॉमिक सिचुएशन थोड़ी सही नहीं रही, जैसे एफआई 26 का ही मान लो, वहाँ पे हल्का-फुल्का 30-40 बेसिस पॉइंट का एसेट क्वालिटी ऊपर-नीचे हो जाएगा ग्रॉस एनपी के पर्सपेक्टिव से। और कोई बड़ा जंप दिखाई नहीं पड़ेगा कि भाई 1.5% का ग्रॉस एनपी था, आपका दौड़ के वो लाइक माइक्रो फाइनेंस की तरह 10% का हो गया है। ऐसा नहीं होगा कभी। तो ये मेरे को एक सेफर सेगमेंट लगता है। मतलब प्रॉपर रिटेल बिज़नेस है कंप्लीटली एंड छोटे टिकट साइज़ के लोन है 10, 12, 13 लाख रुपए के आस-पास में। यदि 4-5 कस्टमर ने लोन नहीं भी दिया, टाइम पे पेमेंट पेमेंट नहीं भी किया, तो आपका ग्रॉस एनपी बहुत कम बनेगा। तो यहाँ पे मेरे को एक स्टेबिलिटी दिखाई देती है इस बिज़नेस के अंदर, प्रेडिक्टेबिलिटी भी दिखाई देती है और एक बिज़नेस का अच्छे खासे एक सर्टेनिटी भी दिखाई देती है आगे जाके। तो लाइक ये मेरे को अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट बहुत अच्छा लगता है। लाइक यू कैन से एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ थ्योरी के पर्सपेक्टिव से मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगेन जो हमने जिन 4 कंपनीज़ को डिस्कस किया है, डिटेल में कंपैरिज़न भी किया है। लाइक इसके अंदर आपने देखा होगा इन चारों कंपनीज़ का लाइक जो लोन बुक का ग्रोथ गाइडेंस है एफआई 27 के लिए लगभग 20% है उसे ज़्यादा रेट से ग्रोथ करने का गाइडेंस है। और एसेट क्वालिटी में लोगों ने जो एफआई 26 का जो उनका वर्स्ट था, वो मेबी शायद जा चुका होगा। हम उम्मीद करते हैं कि एफआई 27 में ऐसा कोई दूसरा टर्बुलेंस ना आए बिकॉज़ लास्ट के लगभग 1.5-2 साल हो गया है इन सारे टर्बुलेंस को झेलते हुए इक्विटी मार्केट के अंदर। तो उम्मीद करते हैं कि फिर से कोई ऐसा कोई टर्बुलेंस ना आए इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से एफआई 27 के अंदर, जो वर्स्ट है मे बी जा चुका होगा अब तक तो। उम्मीद है ऐसा ना आए आगे जाके। बट ठीक है अगेन लाइक अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे उतना शायद इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, हल्का-फुल्का कुछ 30-40 बेसिस पॉइंट के आसपास में एनपी में फ्लक्चुएशन आ सकता है, बट कुछ सडन जंप नहीं आएगा, जो माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट के अंदर आता है। तो ये मेरे को एक थोड़ा सेफ सेगमेंट लगता है अपने कैपिटल को डिप्लॉय करने के पर्सपेक्टिव से। तो अगेन लाइक जो हमने चारों कंपनीज को यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करी है, मैं सच यहाँ पे लाइक जो हमारा एक लास्ट पॉइंट था कि हम लोग इस एनालिसिस के बाद में ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे नंबर 1 प्लेयर कौन निकल के आता है या फिर टॉप 2 प्लेयर कौन से आते हैं। तो एसेस मैं यहाँ पे कोई नाम नहीं बोलूँगा, अदरवाइज़ आप लोग एज़ ए इसको स्टॉक रिकमेंडेशन ले लोगे। आप लोग बताओ, अब तक मैंने आपको इतना शायद सिखा दिया होगा, लाइक स्पेसिफिकली बैंकिंग और लाइक एनबीएफसी वाले सेगमेंट के अंदर, लाइक किस तरह से एनालिसिस करना चाहिए और लाइक कौन-सी प्लेयर्स हमें अच्छे नज़र आते हैं। तो सारा जो एनालिसिस मैंने आपको सिखाया है लाइक उसके एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट फेज़ के अंदर होनी चाहिए, लोन बुक की ग्रोथ रेट एटलीस्ट 20% उससे ज़्यादा रेट से होनी चाहिए और एक वैल्यूएशन कम्फर्ट भी होना चाहिए। वैल्यूएशन कम्फर्ट की बात मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ बिकॉज़ यदि हमें लेट्स से नेक्स्ट अराउंड 3 साल के आसपास में यदि किसी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की लोन बुक लेट्स से डबल होती है और यदि उसका वैल्यूएशन एक्सपेंशन होता है, तो वहाँ पे डबल इंजन की सरकार बनती है। और मैंने मेरे कई लाइव सेशन के अंदर आप लोगों को समझाया है कि डबल इंजन सरकार क्या होती है। मतलब जब हम लोग किसी बियर मार्केट से बुल मार्केट में जाते हैं, तो लेट्स से यदि किसी कंपनी का अराउंड 3 साल के अंदर बिज़नेस डबल होता है, एसेट क्वालिटी को कंट्रोल रखते हुए, यदि मैं बात करूँ अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ का, तो अराउंड नेक्स्ट 3 साल के आसपास में उसका धंधा डबल हो सकता है, उसकी लोन बुक डबल हो सकती है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी डबल हो सकता है, राइट? एंड यदि वहाँ पे बुल मार्केट आया और यदि वैल्यूएशन एक्सपेंशन का गेम प्ले हुआ, तो आप ये देखो 2x का फैक्टर आपका मार्केट कैप को इंक्रीज करने में कहाँ से आएगा? 3 साल में धंधा डबल होने से आएगा। और यदि वैल्यूएशन एक्सपेंशन हुआ, मे बी इनका प्राइस टू बुक रेशियो लगभग 4 से 5 के बीच में गया, तो यहाँ पे लगभग 50% 60-70% के आसपास में इनका वैल्यूएशन एक्सपेंशन का फैक्टर आएगा। मतलब दोनों फैक्टर को मैं ऐड कर दूँ, तो यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप अराउंड नेक्स्ट 3 साल के अंदर लगभग 3x का मल्टीपल होने की पॉसिबिलिटी बनती है। और इसी को डबल इंजन सरकार बोलते हैं, जो मैंने आपको बहुत सारे लाइव सेशन के अंदर अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। जो पुराने लाइव सेशन मैंने किए हैं Q4 FY 26 के रिजल्ट के अंदर, उनका जो Q&A पार्ट रहा है, आप उसको अच्छे से जब देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने कितने अच्छे से डबल इंजन सरकार को समझाया है, हर एक क्वेश्चन आंसर के अंदर, हर एक Q&A के अंदर, जो लोगों ने लाइव क्वेश्चन पूछे थे उसके अंदर, हर एक कंपनी को यहाँ पे डबल इंजन की सरकार पे फिट करके अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। तो वही मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि लाइक जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का सेगमेंट है, यहाँ पे मेरे को डबल इंजन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, नेक्स्ट अराउंड 3 साल के आसपास में। ऑल्दो मैं कोई स्पेसिफिक नाम नहीं बताऊंगा कि फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है कंपनी का। वो आप लोग अब तक तो समझ गए होंगे कि लाइक यदि आपको समझ में आ गया है, तो डेफिनिटली आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना कि आपको नंबर 1 प्लेयर यहाँ पे कौन दिखाई पड़ रहा है या फिर यहाँ पे सेकंड नंबर का प्लेयर यहाँ पे कौन दिखाई पड़ रहा है, राइट? तो लाइक अगेन वही मेरा एक इंटेंट है कि मैं आप लोगों को बस इतना समझा दूं बिकॉज़ लाइक मेरा एक थ्योरी है लाइक यार हम लोग जब एक किसी बियर मार्केट से बुल मार्केट में जा रहे हैं ना, तो हमें इस अपॉर्चुनिटी का डबल इंजन की सरकार के थ्रू फायदा उठाना चाहिए। जहाँ पे
नेक्स्ट 3 साल के आसपास में धंधा भी डबल हो एंड साथ में वहाँ पे एक वैल्यूएशन एक्सपेंशन का भी फैक्टर प्ले हो जाता है। तो उस कंपनी की ऑटोमेटिकली मार्केट कैप लगभग नेक्स्ट 3 साल के अंदर 3x के आसपास जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। बिकॉज़ लास्ट के 5 सालों के अंदर मतलब यदि मैं लास्ट के 2 साल की बात करूँ तो ऐसा कोई एसेस लाइक यू कैन से लाइक सरप्राइजिंग कोई रिटर्न नहीं बने हैं, राइट? एंड नेक्स्ट 3 साल के अंदर यदि बुल मार्केट आएगा तो डेफिनिटली जहाँ पे डबल इंजन सरकारें बनेंगी, वहाँ तो मार्केट कैप में भी 3x 4x के आसपास जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो अपॉर्चुनिटी मिली है, मौका मिला है, हम लोग फायदा उठाते हैं इसका अच्छे से, राइट? तो ठीक है, अगेन लाइक ये जस्ट मैंने अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के बारे में मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करी है। ये ऐसे मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इन कंपनीज को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है या फिर पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से आप लोगों को बोलता रहता हूँ कि आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशन। मेरा हमेशा केवल इतना ही टारगेट होता है कि मैं आप लोगों को इतना समझा दूँ, इतना सिखा दूँ कि आप लोग भी अच्छे से एज ए इंडिपेंडेंट ग्रोथ इन्वेस्टर बन के खुद के पोर्टफोलियो का डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से ले सको। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि आपके कोई क्वेरी क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ट्राई वहाँ पे सारे आपके क्वेरी क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की कोशिश करूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।